नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। ये सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है सजीव। तो आज इससे संबंधित हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को चर्चा करेंगे और यदि आपको इस क्वेश्चन सीरीज का PDF चाहिए तो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जिससे जुड़कर आप इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वृक्ष, फूल, मशरूम और बादल। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सजीवों के कुछ गुण होते हैं, सजीवों को कुछ गुण होते हैं और उन सारे गुणों पे हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या सजीवों के गुण होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा है सभी सजीव श्वसन करते हैं। तीसरा है आपका सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। चौथा है सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आपका अगला है सजीवों में इंद्रियां होती हैं। नेक्स्ट आपका है कि सजीव सभी गति करते हैं। अगला आपका है कि सजीवों में प्रजनन होता है। और नेक्स्ट वन आपका है कि सजीवों में वृद्धि होता है। और लास्ट वन 9वां पॉइंट आपका है कि सजीवों की मृत्यु होती है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं सजीवों को जानने के लिए कि सजीव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सारे 9 गुणों में से वृक्ष में जो होता है वो प्रजनन, वृद्धि, उत्सर्जन की क्रिया होती है। फूल में भी वही क्रिया होती है। मशरूम में भी वही क्रिया होती है। बादल में उत्सर्जन की क्रिया होती है, क्योंकि बादल पानी का अवशोषण करता है, उसके बाद उसको छोड़ता है, तो उत्सर्जन की क्रिया होती है। लेकिन बाकी के सभी गुण इससे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सजीव नहीं है। तो आपका क्या, बादल सजीव नहीं है। बाकी के 9 गुणों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं 9 गुणों पे एक एक करके हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है। तो हम आपको पहला गुण बताए थे कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जो भी सजीव होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे है कि कुछ स्वपोषी होते हैं और कुछ परपोषी होते हैं। स्वपोषी जो वे पौधे या वे सजीव जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और खास करके इसमें सभी पादप वर्ग के आते हैं। परपोषी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पौधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से पाते हैं। तो सजीव में खास करके कहा गया है सजीव यहाँ पे कि जो जंतु हैं, जंतु वर्ग के लिए सजीव शब्द का यहाँ मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। तो सभी सजीव पौधों से अपना भोजन लेते हैं, जंगल से लेते हैं, कृषि से लेते हैं और इनमें से किसी नहीं, इनमें से किसी से नहीं। अगला आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे होता है कि हम देखते हैं कि सभी सजीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पे यदि रहता आपका ऑप्शन कि इनमें से सभी, तो हम डी वाला ऑप्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि इनमें से किसी से नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही चला गलत हो गया। और बाकी के 3 ऑप्शन बनते हैं कि पौधों से, जंगल से, कृषि से। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका होता है पौधों से। सभी सजीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से अपना भोजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता या छोड़ता है। तो मैंने सजीवों के गुण में दूसरा गुण आपको बनाया था कि सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया करते हैं। सभी सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे श्वसन के बारे में, कितनी बार सांस लेता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कई बार धड़ल्ले से लोग हृदय की धड़कना को 72 करके गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे श्वसन क्रिया के बारे में पूछा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। अब यहाँ पे हम कुछ श्वसन क्रिया के बारे में जानते हैं। जैसे कि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस को अवशोषित करते हैं और किस गैस को छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में केवल सुबह के समय में, दिन के समय में होती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन यदि पूछे कि पौधे श्वसन क्रिया के दौरान किस गैस को लेते हैं और किस गैस को छोड़ते हैं, तो पौधों में श्वसन की क्रिया केवल रात में होती है और आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और जब पौधे रात में श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस दौरान पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब इसी में हम ये चर्चा कर लेते हैं कुछ जंतुओं के श्वसन अंग। तो जैसे मनुष्य, शेर, गाय, सांप,
छिपकली तथा पक्षी इत्यादि का जो श्वसन अंग होता है वो होता है फेफड़ा। अगला आपका होता है कि मक्खियों, काकरोच हो या अन्य कीट, इनके जो श्वसन अंग होते हैं उन्हें वातक कहते हैं। वातक मतलब यहाँ पे वातक भी नाम आता है और ट्रैकिया भी नाम आता है, ट्रैकिया। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मक्खी, काकरोच या अन्य कीटों का जो श्वसन अंग होता है उसे वातक या ट्रैकिया कहते हैं। अगला आपका आता है केचुआ। केचुआ का श्वसन अंग है त्वचा। केचुआ अपना श्वसन की क्रिया त्वचा से करता है। मेढक का श्वसन अंग त्वचा और फेफड़ा दोनों है। मेढक का श्वसन अंग त्वचा और फेफड़ा दोनों है। ऑक्टोपस तथा मछलियां जो होती हैं वो गिल आपने सुना होगा, गिल होता है, गिल्स होता है, गिल्स, और इसको हम लोग क्लोम भी कह लेते हैं, गिल्स या क्लोम। तो ऑक्टोपस और मछलियां जो होती हैं वो गिल या क्लोम के द्वारा श्वसन की क्रिया करती हैं। और आपके होते हैं वेल और डॉल्फिन मछली जो हैं, वेल और डॉल्फिन मछली ये फेफड़ा, इसका अन्य नाम आता है नासा द्वार या वात छिद्र द्वारा। नासा द्वार या वात छिद्र, नासा द्वार या वात छिद्र के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। जो आपके वेल और डॉल्फिन होते हैं वो फेफड़े या नासा द्वार या वात छिद्र के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। और कभी कभी ये समय समय पर शुद्ध हवा लेने के लिए, जो आपके डॉल्फिन और वेल हो गए, शुद्ध हवा के लिए समुद्र के बाहरी तल पे आते हैं शुद्ध हवा को लेने के लिए। नहीं तो नॉर्मली ये अपने फेफड़े और नास द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन अलग पूछा था कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। सांस लेने की बात कर रहा है तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन होगा सही, 15 से 18 बार। और धड़कने की बात कर दे कि एक स्वस्थ मनुष्य के, एक वयस्क मनुष्य का हृदय के 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपका 72 बार। तो हालांकि यहाँ पे सांस लेने की बात की गई है तो आपका सही ऑप्शन होगा 15 से 18 बार सांस लेता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि छिपकली में श्वसन अंग है। छिपकली में श्वसन अंग है। तो अभी मैंने आपको बताया कि छिपकली, शेर, गाय, सांप, मछली और पक्षियों का जो श्वसन अंग होता है फेफड़ा होता है, जिसको हम लोग फुफ्फुस भी कह लेते हैं। फुफ्फुस भी कह लेते हैं कि छिपकली, मनुष्य, शेर, गाय, सांप, पक्षी इत्यादि का जो श्वसन अंग होता है उसे फेफड़ा या फुफ्फुस कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। आपका ऑप्शन है ए जड़ के द्वारा, दूसरा है तनों के द्वारा, तीसरा है फूलों के द्वारा और चौथा है पत्तियों के द्वारा। तो यहाँ पे पौधों में गैसों का आदान प्रदान, तो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया कि यदि आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी आपकी पत्तियों के द्वारा ही होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन श्वसन क्रिया जो खास करके रात में होती है, पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है रात में होती है, तो उस दौरान वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये सारी जो इनकी क्रियाएं होती है पत्तियों के द्वारा होती है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। अगला आपका है कि जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है। जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? तो मैंने बताया था सजीवों का तीसरा गुण आपको बताया था। सजीवों का तीसरा गुण कि सभी सजीव क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। ये सजीवों का मैंने आपको तीसरा गुण बताया था। तो यहाँ पे होता है कि जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से मल या मूत्र के द्वारा होता है। और जंतुओं में मुख्य उत्सर्जक अंग जो होता है वृक्क होता है। जंतुओं में मुख्य उत्सर्जक अंग होता है वृक्क। और कभी कभी मनुष्य का जो पसीना होता है जिसे हम लोग स्वेदन कहते हैं, वह त्वचा के द्वारा भी बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जंतुओं का मुख्य उत्सर्जक अंग पूछा है। तो यहाँ पे पसीना जो पानी है ये आपका मुख्य रूप से नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जंतुओं का मुख्य उत्सर्जक अंग में आपका आएगा वृक्क, क्योंकि जितने भी मल मूत्र होते हैं, जो भी जंतु होते हैं, वह वृक्क के द्वारा उत्सर्जित करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। आपका पहला ऑप्शन है कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना। दूसरा है सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना। तीसरा है मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको सजीवों का चौथा गुण बताया था
कि सजीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। सजीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। अब ये समझते हैं कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया क्या है। तो हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो किसी सजीव को प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं, और जो प्रक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है और तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। जैसे काकरोच जैसे ही रोशनी देखता है वो छिप जाता है। हम जैसे ही अपने मनपसंद व्यंजन को देखते हैं तो हमें मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद देखते हैं कई सारे फूल की सूरज को छिपने के पश्चात फूल क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं। या आपने देखा होगा कि छुई मुई के पौधे को छूने पर क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि काकरोच रोशनी को देख के छिप जाता है, ये भी आपका सही है। उसके बाद आपने देखा होगा कि सूरज छिपने के पश्चात फूल बंद हो जाते हैं, ये भी सही है। उसके बाद मनपसंद व्यंजन को देख के मुंह में पानी आता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी, आपका डी वाला। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है छिपकली, दूसरा है मेढक, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेढक और छिपकली और मेढक जो दोनों हैं यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सबसे सही ऑप्शन होगा सी वाला कि दोनों अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। अगला आपका कंधे एवं कुल्हे में गति पाई जाती है। कंधे एवं कुल्हे में पाई जाने वाली संधि कौन सी है। तो हमने आपको बताया था सजीवों में अगला गुण कि सभी सजीव क्या करते हैं, गति करते हैं। सभी सजीव जो होते हैं उनमें एक विशेष होती है क्रिया कि वो गति करते हैं। और इन्हीं गति में आपका आता है कि जो मनुष्य के शरीर में जो संधि किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं कि जहाँ पर जंतुओं में दो या दो से अधिक अस्थियां जुड़ी होती हैं उसे हम संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक आपस में अस्थियां जुड़ी होती हैं उसे संधि कहते हैं। और यह संधि मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। तो पहला होता है हिंज संधि, दूसरा कंदुक खल्लिका संधि, और तीसरा होता है अचल संधि, और चौथा है धुराग्र संधि। तो सबसे पहले हम चारों पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि हिंज संधि क्या होती है। हिंज को हम लोग कब्जा संधि भी कह लेते हैं। हिंज को हम कब्जा संधि भी कहते हैं। और इस प्रकार की संधि में एक ही दिशा में गति होती है। यदि ऐसी संधि कहीं पे है तो केवल एक ही दिशा में गति होती है, चारों दिशाओं में गति नहीं हो सकती है। और यह संधि जो होती है कोहनी और घुटने में पाई जाती है। कोहनी और घुटने में पाई जाती है। हिंज संधि जो है आपने देखा होगा कि वह केवल एक दिशा में गति करती है, चारों दिशा में नहीं करती है। दूसरा होता है आपका कंदुक खल्लिका संधि। तो इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं में गति होता है। और यह संधि कहाँ पे, कंधे व कुल्हे में पाई जाती है। आपने अपने कंधे को घुमा के देखो, आप चारों दिशाओं में घुमा सकते हो। तो कंधे व कुल्हे में पाई जाती है यह संधि। अगला होता है आपका अचल संधि। इस प्रकार की नाम ही है अचल, मतलब कि यह चल नहीं सकता है। तो इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती है। और यह संधि हमारे मनुष्य के सिर में पाई जाती है। सिर में की हड्डियों में कोई गति नहीं होता है। और आपका अगला है धुराग्र, जिसको हम लोग खूंटी संधि के नाम से भी जानते हैं। खूंटी, धुराग्र या खूंटी संधि। और इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे दाएं बाएं एवं आगे पीछे की गति होती है। और यह संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है। यह संधि हमारे सिर एवं गर्दन को, जो आपके नेक के पास जो संधि होती है वह आपकी क्या है, धुराग्र संधि या खूंटी संधि या खूंटी के आकार का होता है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि कंधे एवं कुल्हे में कौन सी संधि पाई जाती है। कंधे एवं कुल्हे में कौन सी संधि पाई जाती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि जो होता है वह कंधे एवं कुल्हे में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि केचुआ पेशियों एवं सुख की मदद से गति करता है। केचुआ पेशियों एवं सुख की मदद से गति करता है। दूसरा कि मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। तीसरा है मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। और चौथा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। तो फिर से हम
स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपका जो केचुआ होता है वो पेशियों एवं सुख के द्वारा रेंगता है। लेकिन यहीं पे यदि सांप की बात करते हैं ना तो सांप क्या होता है, पेशियों एवं वलय के द्वारा रेंगता है। तो हम ऐसे बस बेसिक आपको जानकारी देते हैं, सांप यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन सांप जो होता है पेशियों और उनके शरीर में जो वलय होते हैं उनके द्वारा रेंगते हैं। लेकिन जो केचुआ है वो पेशियों एवं सुख की मदद से रेंगता है, ये आपका सही है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। अभी मैंने बताया कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कौन सी संधि, अचल संधि पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गति हो तो पूरे अपने मनुष्य के शरीर का पूरे जो यूपीएस कहा जाता है मनुष्य के शरीर का, तो वो सर है, तो यहाँ पे कोई भी गति उनके हड्डियों में नहीं पाई जाती है। तीसरा है कि मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। तो हमने देखा भी है कि मेढक पानी में तैरता भी है और पानी से बाहर निकलने के बाद फुदकता भी है, भी सही है आपका। और चौथा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि प्रकाश संश्लेषण केवल सुबह दिन के समय में होता है और इस दौरान पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और दिन के बाद जैसे ही रात होता है तो पौधे श्वसन करते हैं। तो श्वसन क्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल सूर्य की उपस्थिति में होती है, न कि रात में होती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। तो आपका कौन, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो कूट में देखते हैं तो कूट आपका बी वाला जो है वो सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन सही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चे को जन्म देता है? तो बच्चे को जन्म देता है, पहला आपका चमगादड़, दूसरा है व्हेल और तीसरा सील और चौथा है ये सभी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था अगला सजीवों के गुण में कि सभी सजीवों में क्या होता है, प्रजनन। सभी सजीवों में प्रजनन के गुण होते हैं। सॉरी गलत लिख दिया, प्रजनन के, सभी सजीवों में क्या होते हैं, प्रजनन के गुण होते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले इनके बारे में देख लेते हैं कि वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं, वे जंतु जिनके शरीर पे बाल होते हैं और जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। और इन जंतुओं को जरायुज भी कहा जाता है, और ये जंतु जो होते हैं वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसलिए इन जंतुओं को स्तनधारी भी कहा जाता है। फिर से आप सुन सकते हैं कि वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान दिखते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं और इन्हें जरायुज भी कहा जाता है। जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज भी कहा जाता है, और यह अक्सर करके अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, तो इन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। और दूसरा कि वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे जंतु जिनके कान बाहर से नहीं दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडों को जन्म देते हैं, तो इन्हें अंडायुज या अंड प्रजक कहा जाता है। अंडायुज या अंड प्रजक कहा जाता है। तो इसी में आप देखते हैं कि चमगादड़ हो गया, वेल हो गई और सील जो मछली है, चमगादड़, वेल और सील मछली, ये क्या करती हैं कि बच्चों को जन्म देती हैं। और इसीलिए ये मतलब यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को जन्म देते हैं, ये तीनों के तीनों बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, जरायुज की श्रेणी में भी आते हैं और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो इसलिए स्तनधारी की श्रेणी में भी आते हैं, स्तनधारी की श्रेणी में भी आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा डी, ए सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? निम्नलिखित में से किस पौधों में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? तो आपका दिया है गुलाब, दूसरा है पत्थर चट्टा, तीसरा है शकरकंद और चौथा है आलू। तो हम देखते हैं गुलाब अक्सर करके गुलाब का क्या किया जाता है, कलम किया जाता है। गुलाब को हम कलम करके लगाते हैं, उनके टहनियों काटते हैं और उसको कलम करके लगाते हैं। पत्थर चट्टा का इंग्लिश नाम आता है ब्रायोफिलस। तो पत्थर चट्टा का जो प्रजनन होता है ना, वो क्या होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। पत्थर चट्टा का जो प्रजनन होता है पत्तियों के द्वारा होता है। और अगला आपका आता है शकरकंद। तो शकरकंद का जो प्रजनन होता है ये जड़ के द्वारा होता है, शकरकंद का प्रजनन जड़ के द्वारा होता है। और चौथा है आपका आलू का जो प्रजनन होता है वह कलिकाओं के द्वारा, जिसको हम लोग आँख बोलते हैं। आपने देखा होगा आलू बोते समय उनमें कलिकाएं बाहर को निकलती हैं, तो उन्हीं आलू को हम बोते हैं जिससे कि वह बाहर निकलते हैं, फिर आलू का प्रजनन होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि पत्तियों के द्वारा प्रजनन किसका होता है, तो पत्थर चट्टा, जिसको हम लोग ब्रायोफिलस भी कह लेते हैं, ब्रायोफिलस। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है केचुआ त्वचा,
पसीना त्वचा, मच्छर कान, सांप कंपन। तो हम देखते हैं कि केचुआ जो होता है, केचुआ का श्वसन अंग त्वचा होता है, तो यह केचुए से मैच खा रहा है। पसीना किससे निकलता है? त्वचा के द्वारा भी निकलता है। मच्छर के हम कान नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मच्छर के कान हम नहीं देख सकते हैं, वो ऐसे कंपन करते हैं, तो मच्छर के कान नहीं देख सकते हैं। और चौथा है कि सांप कंपन। तो आपने देखा होगा कई सारे जानवर जो सांप होते हैं, सांप के कान तो नहीं होते, लेकिन वो हवा में हुए कंपन और धरती में हुए कंपन के द्वारा ही सभी चीजों का आभास कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ए, बी और डी कहीं ना कहीं सही है और सी वाला गलत है। तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है? मच्छर कान के द्वारा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि तो अब यहाँ पे कि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। दूसरा है कि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। तीसरा है कि इनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं। और चौथा है इनकी आंखें छोटी होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन है कि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से करते हैं कि ज़्यादातर पक्षियां अपनी गर्दन को ज़्यादा क्यों हिलाती हैं, मतलब हमेशा हिलाती डुलाती रहती हैं। अगर गर्दन को हिलाते डुलाते के सेंस में पूछ लिया तो हम वहाँ पे सी वाला ऑप्शन कर सकते हैं कि इनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि एक वक्त दो अलग अलग चीजों को देखती हैं, तो इसके लिए सबसे सही ऑप्शन आपका क्या भी कि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, जिनके कारण यह एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला है कि मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? तो मनुष्य की कोहनी एवं घुटने में तो मैंने आपको पहला है कि कद्दुक खलिका, दूसरा है हिंज संधि, तीसरा है अचल और चौथा है धुराग्र। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो मनुष्य के कोहनी और घुटने हैं उनमें कौन सा? हिंज, जिसको हम लोग कब्जा संधि भी कहते हैं। कब्जा संधि, मनुष्य के कोहनी और घुटने में हिंज या कब्जा संधि पाई जाती है। और इसमें जो होता है ना कि केवल एक ही दिशा में गति होती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सिर खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती, क्योंकि इनमें पाई जाती हैं। आपका चार ऑप्शन है अचल संधि, दूसरा है कद्दुक खलिका संधि, तीसरा है धुराग्र संधि, चौथा है हिंज संधि। तो यहाँ पे आपको बताया था कि मनुष्य के जो खोपड़ी है उसकी अस्थियां गति नहीं करती हैं, क्योंकि उसमें कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि, क्योंकि अचल मतलब जो चल नहीं सकता है, क्योंकि इसमें गति नहीं होती है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, अचल संधि। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जानवर अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा है बाघ, तीसरा है शेर और चौथा है सभी। तो आपने अपने आसपास पड़ोस में कुत्तों को देखते होंगे कि वह हमेशा किसी न किसी चीज को सूंघते हुए नजर आते हैं। तो वह कुत्तों के मूत्र को सूंघते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि हमारे इलाके में कोई नया कुत्ता आया है। और बाघ और शेर क्या करते हैं कि अपने इलाके को अपने मूत्र के द्वारा घेर देते हैं, और जिससे कि कोई अन्य बाघ आता है तो उनके मूत्र से पहचान लेता है कि यह किसी अन्य शेर या बाघ का इलाका है। तो अब उसकी मर्जी होती है कि भाई उसके इलाके में जाएं या न जाएं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ये सभी क्या करते हैं? अपने क्षेत्र को मलमूत्र से पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला आपका है कि सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। दूसरा आपका है कि पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। चौथा आपका है कि व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं। और चौथा आपका है कि सांप फेफड़ों से सांस लेता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया था कि सभी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है, और इसी में जो अपना भोजन स्वयं से बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो अपना भोजन दूसरे पे डिपेंड होता है उसे हम परपोषी कहते हैं। तो ये तो आपका नहीं हो सकता है कि सभी जीव जंतु अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या होता है? आपका गलत होता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य करके पौधे सांस कब लेते हैं? रात के समय में पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पे श्वसन की बात आई तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही है। और अगला है कि व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं। तो ये भी आपको मैंने बताया था सही है, श्वसन क्रिया के दौरान। और यहाँ पे मैं सांप
फेफड़ों से सांस लेता है, तो ये भी आपका सही है। सांप का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। तो यहाँ पे असत्य के बारे में पूछा था, तो ए वाला असत्य है, बी और सी और डी आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसको पुनः पढ़े कि यहाँ पे सत्य के बारे में पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला आपका कि पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है कि पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिनका कि उनको कोई हानि न पहुंचे। तीसरा है उपयुक्त दोनों, और चौथा है आपका दोनों में से कोई नहीं। तो आप जब पौधों के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पर आता है कि पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को या तो उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं या अपने अपशिष्ट पदार्थ को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको कोई हानि नहीं पहुँचता है। तो यह ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, और इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है, उपरोक्त दोनों। अगला है कि सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह, तो मैंने बताया था कि जो बच्चों को जन्म देते हैं तथा दूध पिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि भाई सील उड़ नहीं सकती, लेकिन इसके स्तनधारी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। जल में रहती है, इसका भी कोई सही नहीं है। मांसाहारी, ये भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये सही है आपकी कि वह क्या करती है? बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है। बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है, इसलिए सील क्या है? स्तनधारी है। अगला है उल्लू और रैकून। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग देख पाते हैं क्योंकि ये हैं। तो हमने देखा है कि आप पढ़े होंगे ज़्यादातर जो जीव जंतु होते हैं सभी वस्तुओं को केवल काले और सफ़ेद में देख पाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जो दिन में जगने वाले जंतु होते हैं उन्हें एक दो और रंगों की पहचान होती है, और ख़ास करके जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं वो सभी के सभी जानवर हों या पक्षी हों, सभी चीज़ों को क्या करते हैं? ब्लैक एंड वाइट, काले और सफ़ेद में देखते हैं। तो यहाँ पे उल्लू और रैकून एक प्रकार से रात्रिय चर प्राणी हैं, तो इसलिए इनको सभी वस्तुएं क्या दिखाई देती हैं? काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह क्या है? रात्रि चर हैं। अगला है बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि पहला है वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, दूसरा है वो बहुत तेज उड़ते हैं, तीसरा है उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाज, गिद्ध और चील जो होते हैं इनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं, इसलिए वह अपने शिकार को दूर से ही कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। अगला आपका है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि समुद्री जल, दूसरा है वर्षा का जल, तीसरा है पर्यावरण और चौथा है हरे पौधे। तो समुद्री जल आपको पता है कि जो हमारे हरे पेड़ पौधों के द्वारा ही ऑक्सीजन मिलता है, तो समुद्री जल गलत होता है, वर्षा जल गलत होता है। थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण में क्या? परिधन आवरण की जो हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है, तो हमारे चारों तरफ केवल पेड़ पौधे नहीं अन्य सारी चीज़ें भी घिरी हुई, तो हमें पर्यावरण के द्वारा ऑक्सीजन नहीं मिलता है। यहाँ पे मुख्य स्रोत पूछा हुआ है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मुख्य स्रोत क्या है? हरे पेड़ पौधे होंगे, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह पहला है उड़ता है, दूसरा रात्रिचर है, तीसरा शाकाहारी है, चौथा बच्चों को जन्म देता है। हाँ चलो ठीक है, उड़ता है, लेकिन उड़ने से आपका पहला ऑप्शन कहता है उड़ता है, तो उड़ने से स्तनधारी का कोई मतलब नहीं है। कई सारे पक्षियाँ उड़ती हैं लेकिन वो स्तनधारी नहीं है। दूसरा रात्रिचर, हाँ चलो ठीक है रात्रिचर है, लेकिन कई सारे ऐसे पक्षियाँ हैं जो रात में जगते हैं लेकिन वो स्तनधारी नहीं है। शाकाहारी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। और चौथा है बच्चे देता है। तो मैंने बताया था स्तनधारी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो बच्चे देते हैं और जो क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। बच्चों के साथ साथ जो स्तनपान कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वह क्या करता है? बच्चों को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो आपका पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा है मच्छर, तीसरा है रेशम का कीड़ा और चौथा है मधुमक्खी। तो तीनों के बारे में पहले सुन लेते हैं इनके बारे में। चींटी जो होती है अपने साथी चींटियों की को, जैसे जो चींटियां चलती हैं तो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिसके कि उससे बाकी साथी चींटी उसकी पहचान कर लें। मच्छर जो होता है हमारे तलवे की गर्मी और गंदगी के कारण ही हमें रात में भी पहचान लेते हैं। और रेशम का कीड़ा जो होता है अपने मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से कर लेता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से ही कई किलोमीटर दूर से कर लेता है। तो यहाँ पे सी वाला होगा कि रेशम का कीड़ा जो होता है अपने मादा की पहचान उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने पता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे निकलने वाली गैस मतलब छोड़ने वाली गैस के बारे में पूछा गया है, तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यदि लेने वाली गैस के बारे में पूछता तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता। और जस्ट यही क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछ लेते कि पौधे श्वसन क्रिया के दौरान कौन गैस लेते हैं, कौन गैस छोड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रात के समय में पौधे श्वसन करते हैं, तो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। तो हालांकि यहाँ पे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण को देकर पूछा है, तो आपका क्या सही होगा, आपका सी वाला कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही के बारे में पूछा है। पहला है, मनुष्य व पौधा दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे आपने देखा हो कि मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को तो छोड़ता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता है। और पौधे क्या करते हैं, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका गलत होता है। दूसरा है, मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। नहीं, आपका मनुष्य क्या करता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है और ऑक्सीजन को लेता है। अगला है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पौधे श्वसन क्रिया के दौरान क्या करेंगे, जब रात के समय में वह श्वसन क्रिया करेंगे तो वह आपका क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या करते हैं कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही होता है कि पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपने गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका यह कारण है कि पहला है कि इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। दूसरा है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। तीसरा है कि इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ नहीं सकते हैं। और चौथा है, पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। तो आपको देखते हैं कि इनके दो नेत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। ये कोई सही स्टेटमेंट नहीं होता है। हम देखते हैं कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं। नेत्र मतलब कि यहाँ पे पुतलियों की बातें कर रहा है और वह घूम नहीं सकते हैं, और जिसके कारण क्या करते हैं, वो अपनी गर्दन को अधिक हिलाते डुलाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहला छिपकली, दूसरा गौरैया, तीसरा कछुआ, चौथा सांप। आपके ऑप्शन दिए हैं कि उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। दूसरा है वे अंडे देते हैं। तीसरा है वे जहरीले होते हैं। और चौथा है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। चलिए देखते हैं। छिपकली के शरीर पे कोई सल्क नहीं पाया जाता है। गौरैया आपके पंख से वो उसका सल्क होता है कि हाँ ढके होते हैं। कछुआ जो होता है इसके ऊपर भी सल्क पाया जाता है, लेकिन सांप पे कोई सल्क नहीं पाया जाता है। दूसरा है कि वे अंडे देते हैं। तो हमने देखा है कि छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी अंडे देता है और सांप भी अंडा देता है। और अगला देखते हैं कि वे जहरीले होते हैं। तो हमने देखा, चलो ठीक है, छिपकली और सांप आपके जहरीले होते हैं, लेकिन गौरैया और कछुआ आपके जहरीले नहीं होते हैं। अगला है कि वह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो हमने छिपकली केवल भूमि पे रहती है, गौरैया केवल आपके भूमि और हवा में रहता है, कछुआ आपके भूमि और जल दोनों में रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन आता है चारों के लिए कि वे सभी के सभी ये चारों के चारों क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया कौवा, कोयल, मैना और उल्लू। तो यहाँ पे कौवा और कोयल का खास करके स्टेटमेंट कोई नहीं आता है। मैना, यदि अभी हाल ही में आपके एग्जाम में पूछा था कौन सी पक्षी अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, तो मैना जो होता है अपनी गर्दन को आगे और पीछे करती है। और उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 180 डिग्री तक घुमा सकता है। लगभग 180 डिग्री, सबसे अधिक लगभग 180 डिग्री तक घुमा सकता है पीछे की ओर। तो यहाँ पे पूछा है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी, उल्लू।
अगला है कि कुछ पक्षियां हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकती हैं। ये पक्षियां कौन से हो सकती हैं? तो इसको हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि चील, बाज और गिद्ध जो होता है मनुष्य से 4 गुना दूर देख सकते हैं। चील, बाज, गिद्ध जो है मनुष्य से 4 गुना दूर तक देख सकती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होगा ए, चील, बाज और गिद्ध। अगला क्वेश्चन है कि कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, पहला है बैगनी और नीला, दूसरा है हरा और पीला, तीसरा है काला और सफ़ेद, चौथा है लाल और संतरी। संतरी मतलब संतरा, ऑरेंज। तो हमने बताया था कि जो जानवर रात में जगते हैं उन्हें सभी वस्तुएं किस रंग में दिखाई देती हैं? आपकी काली और सफ़ेद। और खास करके रात में जगने वाले जानवर आपके चमगादड़ हो गए, उल्लू हो गए, रैकून, इनको सभी वस्तुएं काली और सफ़ेद में दिखाई देती हैं। हाँ, जो मैंने बताया था कि जो जीव जंतु दिन में जगते हैं तो उन्हें एक दो और रंगों की पहचान होती है, लेकिन ज़्यादातर सभी जानवर हर एक वस्तुओं को काली और सफ़ेद में देखते हैं। तो 32 का सही आपका आंसर होगा सी, काला और सफ़ेद। 33 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। भाई सही है, मैंने बताया था कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं और उनके शरीर पे बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, जिन्हें जरायुज भी कहते हैं, जरायुज। दूसरा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, इसे अंड प्रजक या अंडायुज कहा जाता है। और अगला ये भी सही है, आपका दूसरा भी सही है। आपका तीसरा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल गलत है। आपका चौथा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह अंडे देते हैं, भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है पहला और दूसरा। तो हम देखते हैं कूट में, कूट के अकॉर्डिंग आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है कि पहला और दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज को, पहला है कि हर रंग में देख सकते हैं, दूसरा है केवल काला और सफ़ेद में देख सकते हैं, अगला है केवल हरे रंग में देख सकते हैं, अगला है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया रात में जगने वाले जानवर सभी वस्तुओं को केवल काला और सफ़ेद में देख सकते हैं और इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? पहला है उड़ नहीं सकते हैं, उड़ सकते हैं, दूसरा है पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, दूसरा है आपका कि पक्षियों की आँख छोटी होती है और अगला आपका है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि पक्षियों की, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ फिक्स होती हैं, वह हिल डुल नहीं सकते हैं, जिसके कारण वह किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपने गर्दन को इधर उधर घुमाते हैं। मैंने यहीं पे बताया था कि यदि आपसे पूछ दे इसी क्वेश्चन को जो कि मैंने आपसे ऊपर पूछा था कि पक्षियां एक साथ दो वस्तुओं को देख लेती हैं, इसका रीजन क्या होता है? तो उन पक्षियों के शरीर के दोनों तरफ आंखें होती हैं जिसके कारण वह दो वस्तुओं को देख लेती हैं। तो वहां पे देखने की बातें थी, इसके कारण वहां पे मैंने दोनों तरफ सही किया था, लेकिन यहाँ पे गर्दन हिलाने की बातें कर रहा है तो क्या होगा? आपके पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं और इस कारण से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो पहला ऑप्शन है वृद्धि और भोजन बनाना। तो हम देखते हैं कि मनुष्यों में वृद्धि होता है और पेड़ पौधों में वृद्धि होता है। भोजन बनाने की बात करें तो आपका पौधे क्या है? स्वपोषी हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, और जीव जंतु क्या है? परपोषी हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो भोजन बनाने के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन आपका गलत होता है। दूसरा है प्रजनन और भोजन बनाना। तो हम देखते हैं जीव जंतुओं में भी प्रजनन होता है और पेड़ पौधों में भी प्रजनन होता है, लेकिन पुनः यहाँ पे भोजन बनाने की चीज़ें दे दी गई हैं जिसके कारण बी वाला भी ऑप्शन आपका गलत होता है। अगला है प्रजनन और अंकुरण। चलो ठीक है, मैंने बताया प्रजनन आपके जीव जंतु और पेड़ पौधों में भी होता है, लेकिन अंकुरण तो केवल बीजों में होता है, जो पादप होते हैं अंकुरण केवल बीजों में होता है। तो इस तरह से ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अगला देखते हैं वृद्धि और प्रजनन। तो जैसे मैंने बताया कि मनुष्य जीव जंतुओं में भी वृद्धि होती है और पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है, जीव जंतुओं में भी प्रजनन होता है और पेड़ पौधों में भी प्रजनन होता है, और इसके अकॉर्डिंग आपका 36 का डी सही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अगला अध्याय है सजीव जगत, और सेम इसी तरह से हम उस पर भी सजीव जगत को भी चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।